अतीत के दबे पांव में लेखक ने किसका वर्णन किया है? 4 ऑप्शन है। इतिहास के अनछुए पक्षों का, पौराणिक स्मृतियों के अध्ययन का, इतिहासकारों की सोच व विचार शक्ति का, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो ये जो पूरा पाठ है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता पर आधारित, जिसके बारे में लेखक ने खुलकर बात की है। अतीत के दबे पांव जो है, पाठ का नाम जो है, अतीत यानी हमारा पास्ट, उसके दबे पांव यानी कि उसके विषय में जो जानकारी है, जो चीजें अनछुई रह गई थी, जो जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं थी, उनके बारे में खोज की गई और वो हमारे सामने आए गए। तो इस तरीके से अतीत के दबे पांव में सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में सारी चर्चा लेखक ने की। अगला प्रश्न हमारे सामने, मोहरे धातु पत्थर की मूर्तियों आदि के मिलने पर क्या संभव हो पाया? 4 ऑप्शन है। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करना, इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलना, भविष्य के अध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार करना, ऐतिहासिक स्थल का ज्ञान होना। तो ऑप्शन नंबर का सही होगा कि मोहरे धातु पत्थर की मूर्तियों आदि से हमें जो पॉसिबिलिटीज मिल पाई है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर पाना। अगला प्रश्न है, अतीत के दबे पांव पाठ में मोहनजोदड़ो के बारे में क्या धारणा थी? 4 ऑप्शन है। अपने दौर में ये घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, या फिर अपने दौर में ये सबसे कम प्रसिद्ध क्षेत्र रहा होगा, या फिर अपने दौर में ये सीमित जनसंख्या वाला क्षेत्र रहा होगा, या फिर अपने दौर में ये केवल मुर्दों का टीला रहा होगा। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर का, अपने दौर में ये घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, आप आज भी मोहनजोदड़ो के में जाकर किस प्रकार से उस समय की गंध को महसूस कर सकते हैं? उस समय की गंध का मतलब ये नहीं कि उस समय में कोई बदबू फैला दी गई हो और वो आप स्मेल कर लें आज, बिल्कुल नहीं। समय की गंध का मतलब है कि उस समय पर जो जो चीजें हुई हैं इस सभ्यता में, उन चीजों को कई तरीके से, कई मायने में जो है आप उन्हें जब पाएं और उन्हें महसूस कर सकें। तो समय की गंध का मतलब ये है कि उस समय को महसूस कर पाएं। तो इसकी जो गंध है उसको आप कैसे महसूस कर पाएंगे? 4 ऑप्शन है। मोहनजोदड़ो की दीवारों पर पीठ टिकाकर, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा। ये तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही रहेंगे, जिससे कि आप उस समय की गंध को महसूस कर पाए। अगला प्रश्न है, राखलदास बनर्जी कब मोहनजोदड़ो आए और बौद्ध स्तूप की खोज उन्होंने शुरू की? तो 4 ऑप्शन है। वर्ष 1922, वर्ष 1923, वर्ष 1924, वर्ष 1925। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर का, वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो आए और बौद्ध स्तूप की उन्होंने खोज शुरू कर दी थी। चलिए इस पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, बौद्ध स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो में के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है, पर हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? गढ़, चबूतरा, टीला, या फिर खंडहर। तो इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान उसको गढ़ कहते हैं। तो बौद्ध स्तूप वाला जो चबूतरा है उसको मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित मिलता है, उसको पुरातत्व के विद्वान जो है वो गढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न, नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है, ये किस आधार पर कहा जा सकता है? तो नगर नियोजन, जो कि हमें पता है मोहनजोदड़ो जो है अपने नगर नियोजन की वजह से ज्यादा जाना जाता था, तो ये उसकी एक अनूठी मिसाल के रूप में हमारे सामने। ये किस आधार पर कहा जा सकता है? विशाल बने चबूतरे के आधार पर, सीधी और आड़ी सड़कों के आधार पर, सुसंस्कृत समाजों की स्थापना के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन का, खा और गा सही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरौड़ी के गारे का उपयोग किस लिए किया जाता है? आप देखेंगे कि इसके बारे में जानकारी दी जाती है पाठ में कि सिंधु सभ्यता जो है उसके कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरौड़ी का उपयोग किया जाता है, उसके गारे का उपयोग किया जाता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? कुंड का पानी रिस न सके, बाहर का शुद्ध पानी कुंड में ना जाने पाए, का और खा दोनों, या कुंड की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर का इसका सही होगा, का और खा दोनों ऑप्शन सही है। यानी कि चूने और चिरौड़ी के गारे का उपयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि कुंड का पानी रिस ना सके। आप देखते हैं कि पानी की अगर कहीं पे किसी भी तरीके से लीकेज होती है, या फिर आने जाने का सोर्स प्रॉपर नहीं होता, या फिर नहीं जाने देना है फिर भी रिस रहा है पानी, उसे सीलन वगैरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बाहर का अशुद्ध पानी भी जो है कुंड में ना आ सके, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था।
अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में मिले कुंड की बनावट ही इसके अनुष्ठानिक प्रयोग का प्रमाण माना जाता है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? चार ऑप्शन है। कुंड का उपयोग पवित्र या अनुष्ठानिक रूप में किया जाता होगा। कुंड की बनावट के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुंड एक धर्म विशेष का द्योतक न होकर संपूर्ण समाज का रूप है। कुंड केवल उच्च वर्ग के प्रयोग के लिए था। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर का, कुंड का उपयोग पवित्र या अनुष्ठानिक रूप में किया जाता होगा। चलिए इस पार्ट से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के समय कर के रूप में प्राप्त अनाज कहाँ रखा जाता होगा। यानी सिंधु सभ्यता के विषय में जब हम जानकारी ले रहे हैं तो उस समय पर जो अनाज प्राप्त किया जाता था उसको रखा कहाँ जाता होगा। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोड़र में, महाकुंड में, गढ़ के पीछे जमीन के नीचे। कर नहीं लिया जाता था या फिर कर लिया ही नहीं जाता तो स्टोरेज की बात ही नहीं आएगी। तो सिंधु सभ्यता में जब कर इकट्ठा किया जाता तो कर के रूप में अनाज लिया जाता था। उस अनाज का स्टोरेज कहाँ था, प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का, कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोड़र में। तो विशाल जो है एक आप कह सकते हैं कि स्नान जो अन्न है उसको स्टोर करने के लिए एक जगह बनी हुई है प्रॉपर, उसमें वो स्टोर किया जाता था। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पहले क्या भ्रम था। यानी सिंधु घाटी के विषय में जब प्रॉपर जानकारी नहीं थी तो उससे पहले लोगों के पास क्या भ्रम थे इससे संबंधित। ये अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। यह साधन विहीन सभ्यता थी, ये दूसरों पर निर्भर लोग थे, ये अन्न का निर्यात करते थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर का होगा वो सही होगा कि ये अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। ऐसा लोगों का भ्रम हुआ करता था। ऐसा लोग मानते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कि वो अन्न उपजाते नहीं बल्कि उसका आयात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। ये जो कोटेशन है, अतीत में दबे पांव पाठ की पंक्ति के संदर्भ में बताइए कि आज के युग में पूरब की बस्ती किसे माना जाता है। ये जो कोटेशन बोल रही है कि पूरब की जो बस्ती है वो रईसों की बस्ती है, तो आज के टाइम में ये पूरब की बस्ती किसे माना जाता है। आज के युग में पूरब की बस्ती गरीबों की बस्ती को माना जाता है। आज के युग में पूरब की बस्ती उच्च शासन अधिकारी की बस्ती माना जाता है, या आज के युग में पूरब की बस्ती समृद्ध बस्ती मानी जाती है, या फिर आज के युग में पूरब की बस्ती पश्चिमी देशों को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही होगा कि आज के युग में पूरब की बस्ती गरीबों की बस्ती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के निवासियों के सरोकार का ये बेहतर उदाहरण है। ये पंक्ति किस आधार पर कही गई है। चार ऑप्शन है। मोहनजोदड़ो में पानी की निकासी के अनुचित प्रबंधन के कारण, यानी कि अनुचित प्रबंध था, इसकी वजह से स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के निवासियों को के सरोकार जो है वो बेहतर उदाहरण बनते हैं। दूसरा, मोहनजोदड़ो में नालियां आदि उचित रूप से ढकी होने के कारण, मोहनजोदड़ो में छोटे छोटे घरों के स्थान पर बड़े घर होने के कारण, या मोहनजोदड़ो में सामाजिक दूरी का पालन करने के कारण। इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा कि यहाँ पे प्रॉपर नालियों को बनाया गया था जिसकी वजह से ना तो किसी भी तरीके के आप कह सकते हैं मच्छर मक्खियां पनपते थे और ना ही उनसे कोई रोग फैल पाता था। गंदगी प्रॉपर जो है नियम से ढकी हुई थी, जिसकी वजह से वो स्वास्थ्य के प्रति जो है ये सभ्यता निवासियों के सरोकार का एक बेहतर उदाहरण बनकर आती है। अगला प्रश्न हमारे सामने, लेखक ने सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति किस आधार पर कहा। लेखक जो है वो सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति भी बोलते हैं। किस आधार पर? उस समय अधिक वर्षा होने के कारण, नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी के कारण, केवल नदियों के किनारे बसी होने के कारण, या फिर जल की बर्बादी को रोकने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी के कारण जो है वो इसको एक जल संस्कृति भी बोलते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के घरों की मोटी दीवारों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है। चार ऑप्शन है। ये दीवारें केवल प्रदर्शन मात्र के लिए बनवाई गई होंगी, ये दीवारें प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए बनी होंगी, इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी, इन दीवारों पर सुंदर चित्रकारी करनी होगी। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ग वो सही होगा कि इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। इस वजह से मोहनजोदड़ो में घरों की मोटी दीवारें जो है बनी हुआ करती थी। चलिए इस पार्ट से संबंधित कुछ और प्रश्न भी डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो में स्थित अजायब घर को किसमें समान बताया गया है। किसके समान बताया गया है? तो मोहनजोदड़ो में स्थित अजायब घर थे, उसको किसके समान किसके सिमिलर बताया गया है। कस्बाई स्कूल की इमारत के समान, मुर्दों के टीले के समान, संपन्न बस्ती के समान,
नियोजित व्यवस्था के समान। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही होगा, कस्बाई स्कूल की इमारत के समान इसको दिखाया बताया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले अजायब घर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अतीत में दबे पांव। पाठ के आधार पर हमें इसका सही विकल्प बताना है। यह अजायब घर बहुत विशाल और सुंदर है। इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं संग्रहित हैं। इसमें औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं है। इनमें उत्कृष्ट कलात्मकता दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। इसमें औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं है। इसलिए इस सभ्यता में मिले अजायब घर की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है।